हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के बारे में। और इसके पहले की 15th प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करके अपना सपोर्ट शो करना है। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। और आप सभी की डिमांड पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे आपको रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिल जाएगी, तो डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, इसमें दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। और इस क्विज के माध्यम से आप लोग अपनी रैंकिंग, टाइमिंग और कितने नंबर आपकी स्कोर हो रहे हैं सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो के पीडीएफ, क्विज और साथ ही साथ ऑडियो सेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने भी अभी परचेज नहीं किया इसको जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स तो दी गई है, साथ ही साथ बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो नहीं दिया गया है उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमको दिया गया है उसमें किस प्रकार का रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखा है 11 और उसके बाद लिखा है 1210। तो 11 में हमें ऐसा क्या करना है कि 1210 आ जाए। तो देखिए, आपको करना पड़ेगा 11 का क्यूब और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का क्यूब क्या होता है, तो ये होता है 1331। 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 121। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1210। ठीक है, जो कि यहाँ पे बच रहा है 1210, यही तो आ रहा है। तो आपको यही करना है, 11 का क्यूब फिर उसका स्क्वायर माइनस कर देना है। अब इसी तरह का रिलेशन इन तीनों में से जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ऑप्शन को। यहाँ पे 9 है और 729 है, यानी कि 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। आप सेकेंड ऑप्शन में देते हैं। देखिए 8 है, यहाँ पे 448 है, तो हमें क्या करना है 8 का क्यूब करना है और फिर उसमें से क्या माइनस करना है 8 के स्क्वायर को। ठीक है, तो 8 का क्यूब बताइए कितना आएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा 512, उसमें से माइनस करना है 8 का स्क्वायर यानी कि 64 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 448, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसी समरूपता के आधार पर आपका ये ऑप्शन भी बन रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। कंटेम्प्रेरी, हिस्टोरिक, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे एंशिएंट है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से कंटेम्प्रेरी जो होता है इसका अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है हिस्टोरिक। ठीक उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि मॉडर्न का जो अपोजिट होता है वो होता है एंशिएंट। ठीक है, मॉडर्न मतलब क्या हो गया, नया, और एंशिएंट मतलब क्या हो गया, पुराना यानी कि प्राचीन। ठीक है, समझ में आ गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अगर किसी निश्चित कोड भाषा में बैंड को KPYJ और डायल को JBRS कोडित किया जाता है तो लाइन का कोड क्या होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें निकालना है लाइन का कोड, यानी कि LINE का कोड। ठीक है, तो आपको LINE कैसे कोडित किया जा रहा है, ये आपको जो ऊपर दो के कोड दिए गए इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे डायल में L, लास्ट में दिख रहा है डायल में L, और लास्ट में इसके कोड में क्या दिख रहा है, S दिख रहा है। तो L का जो कोड है ये हो जाएगा S। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, डायल में ही सेकंड प्लेस पे I दिख रहा है और सेकंड प्लेस पे इसका जो कोड है ये है B, तो I का जो कोड है ये हो गया B। उसी तरह से हमको N का कोड फाइंड आउट करना है। आप तो N बैंड में थर्ड पे है और N में उसका कोड जो है वो है Y, तो यहाँ पे हमने फिल कर लिया Y। उसके बाद आपको E का कोड फाइंड आउट करना है। अब E का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बैंड के सेकंड पे E है और सेकंड पे जो कोड है वो है P, तो इसका आंसर हो जाएगा SBYP, ये हो जाएगा लाइन का कोड। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए, इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित 3 प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं। जानकारी क्या है इसको देखिए। 4000 विद्यार्थी वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, 500 को हिंदी आती है। ठीक है, अब 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है और 200 ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी और हिंदी आती है।
और 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि तीनों भाषाएं आती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और आपको अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग डिटेल को समझ पाओ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा जा रहा है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है? तो इसको हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा जो निर्देश दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया था, उसको पढ़िए आप लोग। 4000 विद्यार्थी वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये हो गया अंग्रेजी वाले। ठीक है, कितने लोगों को अंग्रेजी आ रही है यानी कि इंग्लिश आ रही है? तो ये है 3000 विद्यार्थी जिनको अंग्रेजी आती है। उसके बाद बोला है कि 2000 को फ्रेंच आती है। तो हमने मान लिया ये कौन से हो गए? तो ये फ्रेंच वाले हो गए हैं। ठीक है, कितने लोगों को आती है? तो 2000 लोगों को फ्रेंच आती है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि 500 को हिंदी आती है। तो हमने मान लिया ये क्या हो जाएंगे? ये हो गए हिंदी वाले। ठीक है, 500 को क्या आती है? तो 500 को हिंदी आती है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए बीच बीच में जो दिया है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। तो यहाँ पे 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। अब इसमें हम लोग लास्ट से भरना शुरू करते हैं कि तीनों भाषाएं किसको आती हैं। तो 50 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, वेट मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 50 बच्चे ऐसे थे जिनको तीनों लैंग्वेज आती है। उसके बाद बोला जा रहा था कि 1500 को फ्रेंच आती है। तो देखिए यहाँ पे 50 ऑलरेडी फिल किया जा चुका है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1450। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए क्या बोला है उसके बाद में, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। तो 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, यानी कि 50 यहाँ पे ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा 250। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद बोला गया था कि 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। तो 200 लोगों को अंग्रेजी और हिंदी आती है, यानी कि इन दोनों में हमें भरना है। और यहाँ पे 50 ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 150। यहाँ पे 250 है और यहाँ पे हो जाएगा 150। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें हम लोग भरते हैं। फिर देखिए ये टोटल हो गया 1500। इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी का जो समेशन है वो 3000 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना कितना आपने भर लिया? 1450, 50 और 150। इन सभी को जोड़ के 3000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 1350। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे सारे का नंबर को ऐड करके 2000 में से माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 250। ठीक उसी प्रकार से इन तीनों नंबर को जोड़ करके 500 में से माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, अब आपका सारा अरेंजमेंट डन हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आया। ये हो गया इंग्लिश वाले, ये हो गए फ्रेंच वाले और ये हो गए हिंदी वाले। सारी चीज़ कन्फर्म है? अब देखिए क्या पूछा है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है? तो आपको जितने नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उन सभी नंबर को ऐड कर देना है। इस वाले को नहीं करना है। ठीक है, ये नंबर आपको नहीं ऐड करना है, ये हमने संख्या के लिए रखा था बाहर। तो आपको जितने नंबर इस चार्ट के अंदर दिख रहे हैं उन सभी नंबर को ऐड कर देना है। और उतने बच्चे ऐसे होंगे जिनको कम से कम एक भाषा तो आती ही होगी। तो सारे नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3550। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। 3550 बच्चे ऐसे हैं जिनको कम से कम एक भाषा आती है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, कितने विद्यार्थियों को 3 में से एक भी भाषा नहीं आती? कितने विद्यार्थी ऐसे जिनको कि तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती? तो अभी हमने क्या निकाला था? कम से कम एक भाषा वाले। टोटल छात्र कितने हैं? 4000 टोटल छात्र हैं। और कम से कम एक भाषा वाले कितने आए थे? तो ये आए थे 3550। इसमें से माइनस कर देंगे तो 450 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एक भी भाषा नहीं आती है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 450 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं? तो कितने विद्यार्थी को केवल 2 भाषा आती है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए हमने अभी जो चार्ट बनाया था इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो नंबर दिए गए थे वही आपका आंसर होगा। बीच वाला आपको तीनों वाला नहीं देखना है। ठीक है, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं, तो उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन सा नंबर था इस वाले में बताइए? 1450 था, यहाँ पे था 250 और यहाँ पे था 50 नंबर, सॉरी 150 था। ठीक है, तो 1450, 250 और 150 को आप लोग ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कि कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषा आती है। तो आपका आंसर इन सबको ऐड करने पे आएगा 1850, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कि 1850 बच्चे को केवल 2 भाषाएं आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है
कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, वह व्यक्ति किस प्रकार से महिला से संबंधित है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लिया ये महिला है और ये जिस व्यक्ति से परिचय कराते हुए कह रही है उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी पुत्री क्या है, तो इसके पिता के यानी कि इस महिला के पिता के इकलौती पोती है ये। तो इकलौती पोती के लिए तभी ये पॉसिबल है जब यह महिला क्या हो, इसकी पत्नी हो, यानी कि ये जो है इसका क्या हो, पति होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति किस प्रकार से महिला से संबंधित है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि वह व्यक्ति जो है इस महिला का पति होगा, तभी वह उसकी इकलौती पोती हो पाएगी। ठीक है, इस वर्ड से आप लोगों को सारा आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। यदि रन इज इक्वल्स टू 182114 है, बिन इज इक्वल्स टू 2914 है, तो ब्रिंक का कोड क्या होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आपसे पूछा है कि ब्रिंक का कोड क्या होगा। तो देखिए रन का कोड कैसे बन रहा है, RUN। रन जो है वो अल्फ़ाबेट प्लेस में किस स्थान पे आता है, 18th प्लेस पे आता है। यू किस प्लेस पे आता है, तो ये 21 प्लेस पे आता है, और एन जो है वो 14th प्लेस पे आता है। तो इन्हीं सबको हमने लिख दिया डायरेक्टली और आपका कोड बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से बिन का भी कोड बन रहा है और सेम इसी तरह से आपको ब्रिंक का भी कोड बना लेना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए BRING। बी किस प्लेस पे आता है, तो सेकेंड प्लेस पे। आर किस प्लेस पे आता है, तो ये आता है 18th प्लेस पे। आई किस प्लेस पे आता है, तो 9th प्लेस पे। एन किस प्लेस पे आता है, 14th प्लेस पे। और जी जो है वो 7th प्लेस पे आता है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 21891447, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। यदि एल का अर्थ गुणा, एम का अर्थ प्लस, एन का अर्थ सब्ट्रैक्शन और पी का अर्थ जो है वो डिवाइड हो, तो 44M 64N 60P 15L4 का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, हर बार एग्जाम में आता है और डेली हम आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन भी कराते हैं। ठीक है, तो आइए हम सभी जगह पे रख देते हैं। 44 है, एम का अर्थ है एडिशन, यहाँ पे हमने रख दिया एडिशन का साइन। 64 एन का अर्थ है फिर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हमने रख दिया सब्ट्रैक्शन। फिर 60 है, उसके बाद है पी का अर्थ क्या है, डिवाइड। फिर उसके बाद 15 है और फिर उसके बाद एल का अर्थ क्या है, तो ये है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने लगा दिया 4। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। 15 से इसको कर लीजिए डिवाइड, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, 44 प्लस 64 माइनस में 4 इंटू 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 4 हो गया 8, और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 44 प्लस 64 को हमने ऐड कर लिया, 108 आ गया। 108 में से आपको 16 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या आया है आपका 108, और 108 में से आपको माइनस कर लेना है 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 92। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 92। यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन को पढ़ के हमें डिसाइड करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा नहीं सही है। ठीक है, तो हम लोग कथन को देख लेते हैं। घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। कथन क्लियर हुआ, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है, कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, और दूसरा निष्कर्ष है कि घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में जब इसकी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है तो कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए और घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। ये भी आपका आंसर यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फाइंड आउट करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे निम्नलिखित में से क्या भरा जाएगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सी सीरीज़ ये अप्लाई हो रही है। तो आप लोग यहाँ से मिलेगा कि ये जो बड़े बड़े नंबर हैं ये लास्ट में दिख रहे हैं, यानी कि आपको इस तरह की सीरीज़ चलना है। ठीक है, तो 9 और 17 का यूज़ करके ऐसा करना है कि 69 आ जाए। उसी प्रकार से 13 और 11 का ऐसा यूज़ करना है कि 59 आ जाए। वही हम लोग करके देखेंगे और जिस मेथड से ये आ रहा होगा उसी को हमें अप्लाई कर देना है पहले वाले में, और आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 9 और 7 का हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है कि 69 आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 7 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 26। 26 और 69 में कितना डिफरेंस है बताइए,
यानी कि 26 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 69 के आसपास पहुंच जाए, 70 के आसपास पहुंच जाए। तो यहाँ से आपको मिलेगा, हम इससे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 69 चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले वाले नंबर को माइनस कर दोगे। पहला वाला नंबर क्या है, 9 है, तो 78 में पहले वाला नंबर 9 को माइनस कर दीजिए और आपका आ जाएगा 69। तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को ऐड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पहले वाले नंबर को माइनस कर दिया। आइए सेकेंड वाले में भी वही काम करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये 13 और 11 को ऐड करिए, कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 72 आएगा। और 72 में से पहले नंबर को माइनस करना है, यानी कि 13 को माइनस करना है। तो इसमें से 13 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 59, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये ट्रिक आपकी अप्लाई हो रही है और यही चीज़ हमको फर्स्ट वाले में भी कर लेना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में आपको नंबर ही नहीं पता है तो आप ऐड किसको करोगे, तो इसको मान लिया x प्लस 13 और इसमें हमने किया 3 से मल्टीप्लाई और इसके बाद माइनस कर दिया पहला नंबर जो कि है x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी बराबर आनी चाहिए 49 के। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू एक्स कर लीजिए, प्लस 13 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 माइनस में x विच इज़ इक्वल्स टू 49 के। 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा 2x, इसको उधर भेज दीजिए। तो 49 में से 39 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 के बराबर। यानी कि यहाँ से सॉल्व करने से आपकी x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 2 से इसको काट लेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका x का मान जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 आया, तो 5 प्लस 13 को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 18, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा 54 और 54 में से हमें पहला नंबर यानी कि 5 को माइनस कर देना है तो आपका आ रहा है बिल्कुल 49। तो आपका यहाँ पे जो 5 आया है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या आपको बताई गई है, जानकारी में बोला है कि पी ए का पिता है, जिसका बेटा यानी कि ए का बेटा क्या है, तो ए का बेटा है एस। यहाँ तक क्लियर हुआ। पी क्या है, तो ये ए का पिता है। दूसरा पढ़िए, एल के की माँ है जो एस की बहन भी है। तो एस की बहन कौन है, के है, ठीक है। एस की बहन कौन है, तो एस की बहन है के और इसकी माँ कौन है, तो इसकी माँ है एल। यहाँ तक समझ में आया, ये दोनों भाई बहन हैं और ये इसकी माँ है, तो ये क्या होगा, इसका पिता होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये क्या होगा, इसके पिता होंगे। और आपसे पूछा है कि ए और के में क्या रिलेशन है, तो ए और के में रिलेशन होगा पिता और बेटी का। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है इसमें, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित 3 सवालों के जवाब दें। जानकारी क्या है, 5 अचार के जार हैं जो कि हैं आम, नींबू, टमाटर, करौंदार, लहसुन के, और इसको बाएं से दाएं पंक्ति में 5 जार में क्रम रहित तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। बाएं से दाएं कैसा होगा, तो इस प्रकार से होगा, बाएं से दाएं। इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं होगा। 5 जार हैं जिसमें से एक इधर किनारे किनारे पे होंगे और बोल दिया आपको कि करौंदा किसी भी किनारे पे नहीं होगा, यानी कि बीच में जो 3 होंगे इसी में से किसी एक में करौंदा होगा। आम और लहसुन के बीच में एक जार है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। उसके बाद लास्ट में बोला है कि बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। हम यहाँ से भरना शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर जानकारी दी जा रही है, ठीक है। क्या बोला है, बाएं से दाएं में लहसुन है। ये मान लीजिए बाएं से फर्स्ट होगा, ये हो गया सेकेंड, तो इसके दाएं में दूसरे जार में लहसुन है, इसको हमने भर लिया। उसके बाद बोला था कि आम और लहसुन के बीच में एक जार है, तो ये हो गया लहसुन का, और यहाँ पे मान लीजिए आम का होगा, तो इन दोनों के बीच में एक जार है। और अभी हमने आपको बताया था कि लास्ट में करौंदा नहीं होगा, तो करौंदा कहाँ पे होगा, इन्हीं 3 पोजीशन में होगा। अब 3 में से 2 भरे जा चुके हैं, एक ही बच रहा है, तो यहाँ पे आपको कर देना है करौंदा। इतना क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले को देखिए, क्या थर्ड वाले में क्या है, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है, यानी कि टमाटर को आपको कहाँ रखना है, नींबू के बाईं ओर। तो बस आपका अरेंजमेंट एकदम डन हो गया, ठीक है। तो सबसे इधर साइड कौन है, टमाटर है, फिर लहसुन है, फिर करौंदा है, फिर आम है, फिर नींबू है। अरेंजमेंट कंफर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसके बीच में 2 जार हैं। किसके बीच में 2 जार हैं, इसके लिए हमें पहले बनाना होगा। तो देखिए इधर साइड क्या था, तो यहाँ पे था टमाटर, फिर लहसुन, फिर करौंदा, फिर आम, उसके बाद सबसे लास्ट में था नींबू। अब क्वेश्चन को पढ़िए,
नींबू और करौंदा, तो नींबू और करौंदा के बीच में सिर्फ एक ही जार है। करौंदा और टमाटर, तो करौंदा और टमाटर में भी एक ही जार है। आम और नींबू, तो आम और नींबू के बीच में कोई जार ही नहीं है। लास्ट बचता है टमाटर और आम, तो ये हो गया टमाटर, ये हो गया आम, और इसके बीच में 2 जार आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या है। बीच वाले जार में क्या है? तो आप सभी ने अच्छे से देखा था कि बीच वाले जार में क्या आ रहा था, करौंदा आ रहा था, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, नींबू बाएं से किस जार में है? तो यहाँ पे अभी आपने देखा था नींबू कहाँ था, सबसे लास्ट में था। ठीक है, अब हमें इसे काउंट करना है बाएं से, तो बाएं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5वां। तो नींबू किस जार में है बाएं से, तो यह 5वें जार में, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आज से देखिए आपको डेली ही एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ मिल्क इज़ हॉट है, 18 का अर्थ हॉट सूप है और 895 का अर्थ सूप इज़ टेस्टी है, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी? इसका जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा इसका रिस्पॉन्स भी ज़रूर दिया करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।